हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों, अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहां पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों, हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में बैंकिंग सुधार के बारे में, यानी कि बैंकिंग रिफॉर्म ऑफ इंडिया। तो बच्चों, इससे पहले हमने आपको भारत में हुए आर्थिक सुधार के बारे में डिटेल में बताया हुआ है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में, और ख़ास तौर पर जो इकोनॉमिक रिफॉर्म क्यों स्टार्ट हुआ इसके बारे में भी आपको इंडियन इकोनॉमी वाले टॉपिक में आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। जो आर्थिक सुधार है उसी में से एक सुधार था जो फाइनेंशियल सेक्टर के लिए रिफॉर्म किया गया, यानी कि वित्तीय क्षेत्र में सुधार किया गया। लेकिन हम इस वीडियो में आपको पूरा वित्तीय क्षेत्र में सुधार नहीं समझा रहे, उसके लिए आपको एक अलग वीडियो बनाएंगे जो कि आपको इंडियन इकोनॉमी में मिलेगी। यहां पर हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में सुधार की, क्योंकि अगर आप वित्तीय क्षेत्र की सुधार की बात करोगे तो वित्तीय क्षेत्र के अंदर जो सिस्टमेटिकल मेजर्स हैं वो भी आ जाएंगे। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर आ जाएगा, इसके अलावा डेट मार्केट यानी कि जो ऋण पत्र मार्केट है वो भी आ जाएगा, प्रतिभूति बाजार, सिक्योरिटी मार्केट के अलावा वो जो इक्विटी मार्केट है, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, ये सब भी आ जाएंगे। और इसके अलावा जो हम एक्सटर्नल सेक्टर से जो लोन लेते हैं या वो जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी आ जाएगा। तो हम उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं बच्चों, स्पेसिफिकली हम जो बात कर रहे हैं वो बैंकिंग सेक्टर के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो बच्चों, 1969 में जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ उसके बाद बैंकों के जो निष्पादन हैं उसमें कमी देखने को मिली, और 1991 में 14 अगस्त 1991 में जो आरबीआई गवर्नर रहे हैं, पूर्व आरबीआई गवर्नर एम नरसिंगन, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई। इसमें लगभग 9 सदस्य थे। तो 9 सदस्यों की कमेटी गठित की गई और ये कमेटी ये जानने के लिए की गई कि आखिरकार ये जो बैंकिंग सेक्टर है इसमें जो पुअर परफॉर्मेंस निकल के आ रही है, जो इसकी निम्न निष्पादनता निकल के आ रही है, इसके क्या कारण है। तो ये जो इन्होंने जो रिपोर्ट प्रेजेंट की उसको संसद में प्रेजेंट किया गया 17 दिसंबर 1991 को। तत्कालीन वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, उन्होंने इनको रिप्रेजेंट को प्रेजेंट किया। तो बच्चों, यहाँ पर हम जो ये पूरा का पूरा बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म कर रहे हैं, खासतौर पर नरसिंगम कमेटी के बारे में या नरसिंगम समिति जो सुझाव दे रही है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो 3 एरियाज में हम डिस्कस करेंगे। ये जो सुझाव है वो नरसिंगम कमेटी फर्स्ट के सुझाव है। तो 3 एरिया में बात करेंगे। सबसे पहला तो उन्होंने क्या डिफिकल्टी पाई, यानी कि उन्होंने अपने एनालिसिस में क्या क्या परेशानियां देखी जिसकी वजह से पुअर परफॉर्मेंस निकल के आ रही है बैंकिंग सेक्टर की। दूसरा, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने कौन कौन से सुझाव दिए जिससे बैंकिंग सेक्टर की जो कठिनाइयां हैं उनको दूर किया जा सके। और तीसरे पार्ट में या तीसरे हम कंटेंट में हम सबसे पहले समझेंगे कि भारत सरकार ने कौन कौन से उपाय अपनाए ऑन द बेसिस ऑफ नरसिम्हन कमेटी। तो उसके बारे में हम डिस्कस बच्चों आगे करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस तरीके की जो परिणाम हैं वो देखने को मिले। तो बच्चों, उन्होंने बताया कि जो सार्वजनिक क्षेत्र की जो बैंक हैं और जो बाकी के वित्तीय संस्थान हैं उनकी घटिया प्रदर्शन कर रही हैं, यानी कि उनका परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही पुअर है। इसके लिए उन्होंने मूल रूप से 2 कारणों को जिम्मेदार ठहराया। पहला है भारी मात्रा में केंद्रीय निर्देशन, यानी कि जो किस क्षेत्र को लोन दिया जाए, कितने लोगों को लोन दिया जाए, इसमें बहुत बड़ा हस्तक्षेप रहा है जो केंद्र सरकार या केंद्रीय निर्देशन है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि बैंक, देखिए, कोई भी बैंक जो है वो व्यावसायिक होती है। बैंक कमर्शियल बैंक इसको बोलते हैं, यानी कि कमर्शियल बैंक का उद्देश्य भी लाभ कमाना होता है, चाहे वो सरकारी बैंक क्यों ना हो। लेकिन 1969 के बाद जो केंद्रीय निर्देशन काफी ज्यादा रहा, इसके अलावा राजनीतिक हस्तक्षेप रहा, जिसके कारण जो बैंक है वो व्यावसायिक संगठन के रूप में काम नहीं कर पाई। तो समिति ने यह स्वीकार किया कि 1969 में जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है उससे बैंकिंग सेक्टर में प्रगति हुई है। बैंकों की शाखाएं गांवों में खुली हैं, बैंकों ने तमाम जो ऋण है वो दिए हैं, लेकिन ये जो ऋण दिए गए हैं या जो शाखाएं खुली हैं ये ऐसे क्षेत्रों में खुली हैं जहां पर बैंक के लिए इनको शाखाओं को खोलना और ऐसे क्षेत्रों को ऋण देना पूरी तरीके से लाभप्रद नहीं था। यानी कि आप कह सकते हो कि 1969 के बाद सरकार के प्रेशर में आके जितनी भी व्यापारिक बैंकें हैं, राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंकें हैं, उन्होंने ऐसे क्षेत्रों में लोन दिया जो कि अनुत्पादक थे और या आप कह सकते हो पुअर परफॉर्मेंस जहां पे थी। साथ ही साथ बहुत बड़ी मात्रा में ग्रामीण शाखाएं खोलनी पड़ी ग्रामीण इलाकों में,
इससे जो बैंकों की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो लाभप्रदता है, उसमें कमी देखने को मिली है। और साथ ही साथ बैंकों की जो परफॉर्मेंस है उसके लिए जो जिम्मेदार कारण है, उन्होंने भी उसके बारे में बात की। तो कुछ कारणों के बारे में बच्चों हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला है निर्देशित निर्देश। देखिए मैं आपको बता देता हूं, निर्देशित निर्देश का मतलब होता है डायरेक्टेड इन्वेस्टमेंट, यानी कि सरकार ने सुझाव दिया। देखिए सबसे पहले तो सरकार जो है वो आप कह सकते हो बड़ा ही इफेक्टिव रोल प्ले कर रही थी। अब मैं आपको बता देता हूं कि देखिए दो तरीके के अनुपात होते हैं। एक होता है SLR, वैधानिक तरलता अनुपात, ठीक है। वैधानिक तरलता अनुपात वो अनुपात होता है जिसमें जो व्यापारिक बैंकें हैं उनको अपनी जमा का एक हिस्सा तरल संपत्ति के रूप में रखना पड़ता है। तरल संपत्ति के रूप में रखना पड़ता है, यानी कि तरल संपत्ति में क्या क्या आता है पहले हम वो समझते हैं बच्चों। यानी कि ये तरल संपत्ति में जैसे एक बैंक दूसरी बैंक को लोन दे रही है, या जो बैंक है वो सरकारी प्रतिभूति खरीद ले या कैश अपने पास रख ले। तरल संपत्ति जो वर्तमान में जो इस समय रेट चल रहा है बच्चों वो 18% है। लेकिन ये तरल संपत्ति एक तरीके से व्यर्थ चली जाती है। मान लीजिए बैंक के पास 100 रुपए हैं, तो बैंक ने क्या किया 18% पैसा SLR में रख लिया मान लीजिए। और चलिए हम ये एग्जांपल ले रहे हैं तो चलिए सिंपल ले लेते हैं, मान लीजिए 20% रख लिया और 5% CRR में रख लिया। तो इसका मतलब है कि बैंक जो है वो केवल 75% तक ही लोन दे पाएगी। ये इसका मतलब है बच्चों। यानी कि जितना ज्यादा SLR होगा, बैंक के लोन देने की जो क्षमता है वो उतनी ही कम होगी। लेकिन SLR रखना भी जरूरी है, क्योंकि अगर बैंक सारा का सारा लोन दे देगी और लोग अगर पैसे मांगने के लिए आ जाते हैं तो फिर कहां से देगी। क्योंकि बैंकों के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो मांगे जाने पर पैसा वापस करे। लेकिन बच्चों ये दिक्कत आ रही थी कि SLR इतना ज्यादा था। क्योंकि SLR कैसे ज्यादा था, क्योंकि केंद्रीय बैंक ने 1972 में इस SLR को 25% से बढ़ाकर सीधा 30% कर दिया और धीरे धीरे ये जो दर है ये 38.5% तक पहुंच गई। यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में जो पैसा है वो बैंकों को लिक्विड रखना पड़ता था। अब बैंक इस पैसे से क्या कर सकती थी, या तो सरकारी प्रतिभूति खरीद सकती थी या अन्य प्रतिभूति खरीदती। अब एक तरीके से ये बैंकों के ऊपर डाका था सरकार का, यानी कि सरकार जबरदस्ती बैंकों से एक तरीके से पैसा ले लेती थी, जो कि 38.5% है बैंकों का। ये बहुत बड़ी अमाउंट है बच्चों। और सरकार इसका व्यय करती थी, अपव्यय करती थी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पर जो ब्याज मिलता था वो बहुत कम मिलता था और बहुत बड़ी मात्रा में जो ब्याज है वो बैंकों को क्योंकि बैंकों का जो प्रॉफिट है होता है वो नॉर्मली बिजनेस से होता है या इंडस्ट्री से होता है। लेकिन इस तरीके के लिक्विड पैसा रखने की वजह से बैंकों का बहुत भारी नुकसान हुआ। इसकी वजह से बैंकों की जो ऋण देने की क्षमता है उसमें भी कमी देखने को मिली। तो पहली वजह तो उन्होंने ये बताई कि जो हाई SLR है वो एक बहुत बड़ी दिक्कत है इंडियन इकोनॉमी में। दूसरी वजह बताई बच्चों निर्देशित साख कार्यक्रम। अब देखिए उस समय जो सत्ता थी आप कह सकते हो, चलिए हम बात करते हैं 1969 में जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ उसके बाद सरकार ने कहा कमर्शियल बैंकों से कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दीजिए। तो बहुत बड़ी मात्रा में ग्रामीण क्षेत्रों को में शाखाएं खोली गई। इसके अलावा सरकार ने निर्देश दिया कि आप जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, जो कृषि क्षेत्र है, उनको आप ऋण दीजिए। यानी कि जो क्षेत्र उपेक्षित हैं 1969 से पहले, क्योंकि व्यापारिक बैंक के जो निजी व्यापारिक बैंक है वो उनको ऋण देती नहीं थी, तो इनको आप ऋण दीजिए। तो सरकार ने इनको निर्देश दिया कि इस तरीके का साख कार्यक्रम चलाइए। तो इससे प्रेरित होकर बच्चों व्यापारिक बैंकों का बहुत नुकसान हुआ। यानी कि जब सरकार ने उधार देने की बारी आई तो जो आवेदन पत्र हैं उनको सही से या तो परीक्षण नहीं किया, या जो संपत्ति बंधक रखनी चाहिए थी, क्योंकि कोलेट्रल रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर संपत्ति को कोलेट्रल नहीं रखेंगे व्यापारिक बैंक तो लोन का जो मतलब आप कह सकते हो कि जो प्रतिभूति है उसको कोलेट्रल नहीं रखेंगे तो डूबने के चांसेस बने रहते हैं। इसके अलावा न तो प्रॉपर तरीके से लोन देने के बाद उसको आप कह सकते हो उसको एक्सचेंज नहीं किया गया, उसका निरीक्षण नहीं किया गया। तो ये भी दिक्कत रही बच्चों सरकार की तरफ से, क्योंकि सरकार के निर्देश थे कि इस तरीके की ही पॉलिसी अपनानी है। इसके अलावा बड़ी मात्रा में राजनीतिक और प्रशासनिक हस्तक्षेप रहा। देखिए उस समय जो सरकार थी वो कांग्रेस की रही, सत्ताधारी पार्टी थी। सत्ताधारी पार्टी होने के कारण ये एक तरीके का लोन मेला आयोजित करते थे। अब लोन मेला में किसी की एलिजिबिलिटी लोन लेने की है नहीं है, बस उसको पार्टी समर्थक होना चाहिए था। यानी कि अपने रिश्तेदारों को और पार्टी समर्थकों को बड़ी मात्रा में लोन दिलवाया गया राजनीतिक हस्तक्षेप और प्रशासनिक हस्तक्षेप की वजह से, जिसका ये इंपैक्ट हुआ कि जो
बैंकों के लिए एक तरीके से बैड डेट्स है, एनपीए है, वो बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ गया। सरकार ने भी निर्देशित दिया कि भाई आप बीमार इकाइयों को लोन दो, क्योंकि बीमार इकाइयों को जरूरत थी लोन देने की। लेकिन एक तरीके से कमर्शियल बैंकों के लिए ये सारा का सारा लोन एक तरीके से भार साबित हुआ, तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत रही। इसके अलावा एक और दिक्कत रही बैंकिंग सेक्टर में, क्योंकि बैंकों ने का बढ़ता हुआ व्यय, क्योंकि बैंकों ने अपनी शाखाएं खोली ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं खोलना आर्थिक दृष्टि से बैंकों के लिए लाभप्रद नहीं रहा। एक तो ये वजह रही। दूसरा, लाभप्रद इसलिए नहीं रहा क्योंकि बैंकों ने शाखा खोली, शाखाओं में आपको इंप्लॉय अपॉइंटमेंट करना पड़ रहा था, तो बड़ी मात्रा में उन्होंने रिक्रूटमेंट किया, जबकि प्रॉफिटेबिलिटी थी नहीं, क्योंकि जब आप इंप्लॉय को नियुक्त करोगे तो उसको सैलरी देनी पड़ेगी, रेगुलर सैलरी देनी पड़ेगी। इसके अलावा बच्चों बड़ी मात्रा में किसान को, कृषि क्षेत्र को और लघु उद्योगों को बैंकों द्वारा लोन देने की बात, लोन दिया गया। इसके अलावा बच्चों कर्मचारी का जो फोकस रहा वो अपनी सैलरी पर रहा। यूनियन द्वारा प्रेशराइज किया गया कि कर्मचारियों की सैलरी लगातार बढ़ती होनी चाहिए, उनको प्रमोशन मिलनी चाहिए। लेकिन कर्मचारियों की जो परफॉर्मेंस है, अब आप किसी सरकारी बैंक में जाके देखिए, अभी तो खैर स्थिति काफ़ी ठीक है, मतलब आप उनको अगर कोई काम के लिए बोल देते थे तो ऐसा लगता था जैसे आपने उसकी किडनी मांग ली हो, बहुत बुरी स्थिति रही है। तो ऐसी स्थिति में मतलब बैंकों में इतनी खराब स्थिति रही है, तो क्योंकि कंपेटिटिव माहौल नहीं था ना, कंपेटिटिव माहौल होगा तब जाके वो अपनी स्थिति सुधारेंगे। निजीकरण के बाद या जब सरकार ने निजी बैंकों को लाइसेंस देना प्रारंभ किया तो निजी क्षेत्र की तरफ, निजी बैंकों की तरफ ग्राहकों का अधिक रुझान रहा, वहां फैसिलिटीज अधिक रही। तो ये सब वजह रही बच्चों, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर की बैंकों ने अच्छी परफॉर्मेंस की, जबकि सरकारी बैंकों में कर्मचारियों की परफॉर्मेंस लगातार पुअर रही। इसके अलावा बच्चों बैंकिंग सेक्टर में जो ऑडिटिंग होती है, या आप कह सकते हो अन्वेषण, और जो इंटरनल ऑडिट होता है, वो दोनों में ही बहुत सारी खामियां देखी गई। तो ये सारी की सारी वजह नरसिंहन कमेटी ने बताई, जिसके कारण ये जो पूरा का पूरा बैंकिंग सेक्टर है वो एक तरीके से पुअर परफॉर्मेंस दे रहा था। तो बच्चों आगे हम समझेंगे कि कौन कौन से सुझाव नरसिंहन कमेटी द्वारा दिए गए ताकि बैंकों की पुअर परफॉर्मेंस को सुधारा जा सके। तो बच्चों वीडियो को मैं आगे लेके जाऊं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स, इसके अलावा डिफरेंट स्टेट की पीसीएस, यूपीएससी, तमाम तरीके के कोर्सेज हम डेवलप कर रहे हैं, जो कि आपकी हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिल जाएंगे। वहां पे आपको पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, तो आप हमारी जो ऐप है उसको जरूर डाउनलोड कर लें। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि आखिरकार नरसिम्हन समिति ने कौन कौन सी जो सिफारिशें हैं वो की। तो बच्चों देखिए, सबसे पहली सिफारिश है वैधानिक तरलता अनुपात से संबंधित। समिति ने सुझाव दिया कि जो वैधानिक तरलता अनुपात है, वैधानिक तरलता अनुपात का मतलब है कि जो व्यापारिक बैंकों को अपनी संपत्ति का एक हिस्सा, कुल जमा का एक हिस्सा नकद संपत्ति के रूप में रखना पड़ता है, वो जो कि 38.5% तक था उसको धीरे धीरे घटाकर 25% कर देना चाहिए। हालांकि वर्तमान में ये जो दर है 18% है, लेकिन उनकी रिकमेंडेशन थी कि इसको घटाना चाहिए, क्योंकि ये जो पैसा है ये एक तरीके से व्यर्थ चला जाता है। जिस पैसे को व्यापारिक बैंकें लोन के रूप में प्रयोग कर सकती है, उनको लोन के रूप में प्रयोग नहीं कर पाती हैं। यानी कि अगर ये पैसा जो है एसएलआर अगर घटेगा तो जो व्यापारिक बैंकें हैं इस पैसे का प्रयोग कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, व्यापार क्षेत्र में कर पाएंगे। इससे और साथ ही साथ उन्होंने सुझाव दिया कि अगर सरकार को भी कोई लोन लेना है व्यापारिक बैंकों से, तो उसको बाजार रेट से संबंधित ही लोन लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो एसएलआर के माध्यम से डिस्काउंटेड रेट पर ही लोन ले ले। तो ये सुझाव दिए गए बच्चों। इसके अलावा उस समय जो नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशो, वो भी बहुत ऊंचा था। तो उन्होंने कैश आरक्षित अनुपात को भी कम करने की बात कही। साथ ही साथ उनका रिकमेंडेशन ये था कि जो क्योंकि देखिए, नगद आरक्षित अनुपात मतलब होता है कि व्यापारिक बैंकों को अपनी कुल जमा का एक हिस्सा केंद्रीय बैंक के पास सुरक्षित रखना पड़ता है। तो ये पैसा भी बेकार चला जाता है। हालांकि केंद्रीय बैंक उस पर ब्याज देती है, लेकिन ब्याज जो है वो बहुत ही कम होती है। तो नरसिंहन समिति ने सुझाव दिया कि केंद्रीय बैंक को, या आप कह सकते हो आरबीआई को, सीआरआर पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहिए, क्योंकि सीआरआर साख नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण उपाय है। तो समिति ने सुझाव दिया कि सीआरआर के स्थान पर खुले बाजार की क्रियाओं का प्रयोग साख नियंत्रण के रूप में किया जाना चाहिए, और सीआरआर की दर को नीचे किया जाए, और साथ ही साथ इस पर ऊंची ब्याज दिया जाए। ऐसी रिकमेंडेशन थी नरसिम्हन कमेटी की।
इसके अलावा निर्देशित जो साख नियंत्रण कार्यक्रम है उसके बारे में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दिया। नरसिंघम समिति ने सिफारिश की कि जो निर्देशित साख कार्यक्रम हैं उनको धीरे धीरे करके समाप्त कर दिया जाए। साथ ही साथ जो रियायती ब्याज दर पर ऋण देने की व्यवस्था की गई है उसको भी धीरे धीरे करके समाप्त किया जाए। समिति ने सुझाव दिया कि जो निर्देशित साख कार्यक्रम जिसको कि गवर्नमेंट ने स्थायी रूप से लागू कर दिया है उसको अस्थायी रखा जाए, यानी कि थोड़े समय के लिए तो रखा जा सकता है किसी विशेष क्षेत्र को सुविधा देने के लिए, लेकिन इसको स्थायी देना बिल्कुल भी गलत है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो हमारे प्राथमिक क्षेत्रों को हम ऋण देते हैं, सरकार ने कहा कि भाई प्राथमिक क्षेत्रों को ऋण देने में प्राथमिकता देनी चाहिए। तो जो प्राथमिक क्षेत्र हैं वो पहले से डिफाइन होने चाहिए, उसकी परिभाषा की पुनः आवश्यकता है। यानी कि उन्होंने सुझाव दिया कि जो सीमांत किसान हैं, ग्रामीण हस्तशिल्पी हैं, ग्रामीण कुटीर उद्योग में जो लोग काम कर रहे हैं उनको इसमें शामिल किया जाए, और जो व्यापारिक बैंकों द्वारा जो ऋण दिया जा रहा है कुल ऋण में इनकी हिस्सेदारी 10% तक ही हो, इससे ज़्यादा ना हो। ऐसी रिकमेंडेशन बच्चों दी गई थी नरसिम्हन कमेटी के द्वारा। इसके अलावा बच्चों और भी रिकमेंडेशन है जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिसमें ब्याज दरों की संरचना। देखिए पहले जो ब्याज दर होती थी उस ब्याज दर के निर्धारण में आरबीआई का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता था। नरसिम्हन कमेटी ने सुझाव दिया कि इस ब्याज दर को निर्धारण बाजार शक्तियों पर, यानी कि मांग और पूर्ति की शक्तियों पर छोड़ देना चाहिए। बैंक खुद निर्धारित कर सकती है कि वो किस रेट पर लोन ले रही है पीछे से और आगे किस रेट पर लोन दे। यानी कि जो ब्याज दर है उसका नियमन करने के लिए एक कमेटी बनी थी, चक्रवर्ती कमेटी। उन्होंने भी मना किया था कि इसका जो ब्याज दर का नियमन है आरबीआई द्वारा वो समाप्त कर देना चाहिए। तो जो इस समिति ने सिफारिश दी कि जो चतुर्वेदी समिति की जो रिपोर्ट है उसको लागू किया जाए, यानी कि बाजार में बैंक द्वारा स्वयं जो ब्याज दर है वो निर्धारित की जाए, और साथ ही साथ वित्तीय संस्थाओं और बैंकों पर जो भी नियंत्रण है जो खासतौर पे जमा और उधार पे लिए गए हैं उसको भी समाप्त किया जाए। तो ये सारी की सारी रिकमेंडेशन थी बच्चों। इसके अलावा बैंकिंग संरचना में उन्होंने परिवर्तन की बात की। तो देखिए बहुत सारी बैंकें थी, खासतौर पे कमर्शियल बैंक। तो उन्होंने सुझाव दिया कि केवल 3-4 ऐसी बैंक होनी चाहिए बड़ी बड़ी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करें, यानी कि बड़ी बड़ी बैंकें हैं जिसमें एसबीआई भी शामिल है। 8 से 10 राष्ट्रीय बैंक होनी चाहिए जो पूरे देश में जिनकी शाखाएं फैली हों। इसके अलावा स्थानीय बैंक की होनी चाहिए जो किसी विशेष स्थान पर तक ही सीमित हो, यानी कि उसका काम किसी विशेष स्थान तक ही सीमित हो। इसके अलावा ग्रामीण बैंक जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी शामिल है, उसकी जो इकाई है वो गांव तक ही काम करें। यानी कि ऐसा ना हो कि एसबीआई गांव में भी काम कर रही है, एसबीआई को शहरों में ही रहने दो, गांव के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की जाए। इस तरीके का सुझाव इस समिति के द्वारा दिया गया। इसके अलावा समिति ने सुझाव दिया कि सरकार ये घोषणा करे कि भविष्य में फिर कभी वो राष्ट्रीयकरण की नीतियां नहीं अपनाएगी। साथ ही साथ आरबीआई द्वारा निजी क्षेत्र की कंपनियों को या निजी क्षेत्र की बैंकों की स्थापना के लिए लाइसेंस दिया जाए ताकि निजी क्षेत्र में बैंक स्थापित हो सकें। साथ ही साथ अगर विदेशी कोई बैंक भारत में आना चाहती है तो उसको भी अनुमति दी जाए, और अगर इस बात की भी अनुमति दी जाए कि जो विदेशी बैंक हैं और भारतीय बैंक मिलकर अगर कोई कोलैबोरेशन करना चाहें तो उसकी भी परमिशन दी जाए। यानी कि एक तरीके से पूरा का पूरा बाजार, वित्तीय बाजार विदेशी बैंकों के लिए, भारतीय बैंकों के लिए ओपन करने की बात इस पूरे के पूरे आप कह सकते हो उनके सिफारिशों के द्वारा की गई है बच्चों। ये तो सब बच्चों सिफारिश रही। इसके अलावा और भी कई रिकमेंडेशन दी गई हैं जिसके बारे में हम और आगे बात कर सकते हैं। तो जिसमें से पहला है परिसंपत्ति पुनर्निर्माण निधि की स्थापना। देखिए बैंकों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। ये वो संपत्ति होती हैं जो लगभग डूब चुकी होती है, जिसके वापसी की उम्मीद नहीं होती है। लेकिन जब हम बैलेंस शीट बनाती है बैंक, तो बैंक इस बैलेंस शीट को अपनी संपत्ति वाले कॉलम में लिखती है। हालांकि इससे इनकी रिकवरी की चांसेस बहुत ही कम है। तो नरसिंघम कमेटी ने कहा कि ये एक तरीके से बैंकों के ऊपर भार है, तो इसको कम करने के लिए एक नई समिति बनाने की उन्होंने जोड़ दिया, जिसको हम बोलते हैं परिसंपत्ति पुनर्निर्माण बोर्ड। ये बोर्ड का काम ये है कि जितनी भी नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं ये बैंकों से बाय कर लेता है डिस्काउंटेड रेट पर। इससे क्या होता है कि जो बैंकों की बैलेंस शीट है जिसमें नॉन परफॉर्मिंग असेट्स आती है वो घट जाती है और इस पैसे का प्रयोग बैंक आगे फर्दर लोन देने के लिए कर सकती है। यानी कि उन्होंने बताया कि बैंकों के पास बहुत सारे ऐसे नॉन एनपीएज हैं जो कि बैंकों के लिए भार बने हुए हैं, तो इसको धीरे धीरे करके समाप्त किया जाए।
इसके अलावा नियंत्रण की द्वैधता की समाप्ति की जाए। अब ये जितनी भी व्यापारिक बैंकें हैं उसको एक तो एसबीआई का, एक तो उसको आरबीआई कंट्रोल कर रहा था, दूसरा वित्त मंत्रालय कंट्रोल कर रहा था। तो समिति ने ये रिकमेंडेशन दी कि जो भी आरबीआई है उसका रोल जो है वो उसमें बदलाव आना चाहिए। आरबीआई अब नियंत्रणकर्ता की जगह नियामक बन जाए, यानी कि किसी भी तरीके का कंट्रोल वो व्यापारिक बैंकों को ना करे, बल्कि उसका नियामककर्ता यानी कि एक तरीके से रेगुलेटर की तरह ही काम करे, नियंत्रणकर्ता की तरह काम ना करे, मालिक बनने की कोशिश वो ना करे। इसके अलावा बच्चों को बैंकों को अधिक स्वायत्तता देने की बात की गई इस पूरी के पूरे रिकमेंडेशन में, यानी कि बैंक निर्णय ले सकें कि वो किस क्षेत्र को लोन देना चाहते हैं, किस तरीके से लोन देना चाहते हैं, क्या शर्तों पे लोन देना चाहते हैं। यानी कि आरबीआई बैंकों के आंतरिक मामलों में और स्वायत्तता के मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप ना करे। आरबीआई केवल उनकी स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए, उनकी स्वायत्तता को ध्यान में रखते हुए, स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए केवल मार्गदर्शन देने का काम तो करे, लेकिन और किसी भी प्रकार से नियंत्रण वो ना करे। इस तरीके की रिकमेंडेशन बच्चों दी गई। इसके अलावा बैंक अधिकारी की नियुक्ति, देखिए जो टॉप मैनेजमेंट है जिसमें अध्यक्ष आता है, प्रबंध निदेशक मंडल आता है, इन सब की अपॉइंटमेंट करने में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इनके अपॉइंटमेंट करने के लिए उसका जो आधार है वो विशेषज्ञों द्वारा, पैनल द्वारा गठित किया जाना चाहिए इसका चुनाव, और इसका आधार है कि क्या वो बिजनेस को संभाल सकते हैं कि नहीं संभाल सकते, यानी कि व्यावसायिकता और उसकी कर्तव्यनिष्ठता इसका आधार होना चाहिए। तो बच्चों ये सारी की सारी रिकमेंडेशन दी जिसके बारे में हमने समझा। आगे हम बच्चों डिस्कस करते हैं इस वीडियो में कि आखिरकार जो रिकमेंडेशन दी हैं उसमें से कौन कौन सी रिकमेंडेशंस को सरकार द्वारा इंप्लीमेंट किया गया और किसका क्या क्या बच्चों आगे इसका इंपैक्ट हुआ, इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब तक हमने समझा किस तरीके से जो नरसिम्हन कमेटी है उसने क्या क्या रिकमेंडेशन दी। तो नरसिम्हन कमेटी की जो रिपोर्ट्स है उसको सरकार ने संसद में प्रस्तुत किया और अधिकांश जो रिकमेंडेशन है वो मान ली गई, और क्या क्या सरकार ने उन रिकमेंडेशन के बाद संशोधन किया उसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों पहला जो पॉइंट है वो है हमारा कानूनी तरलता अनुपात। तो कानूनी तरलता अनुपात में कमी देखने को मिलती है, कानूनी तरलता अनुपात में कमी की गई। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि नरसिम्हन कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले कानूनी तरलता अनुपात 38.5% था, यानी कि ये वो पैसा होता है जो बैंक को अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ता है, और ये सारे का सारा पैसा एक तरीके से व्यावसायिक एक्टिविटीज़ में या कमर्शियल एक्टिविटी में यूज़ नहीं हो पाता। तो सरकार ने इसको 1997 में 25% कर दिया, और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में ये मात्र 18% है, यानी कि केवल अपनी कुल जमा का 18% ही जो व्यापारिक बैंकें हैं उनको लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ता है। दूसरा बच्चों नगद आरक्षित अनुपात में कमी, इसमें भी कमी की गई। तो बच्चों पहले जो नगद आरक्षित अनुपात था वो 15% था, हालांकि 1993 में इसको 13% किया गया, उसके बाद ये बढ़कर फिर से 14% हो गया, लेकिन 1997 में इसको घटाकर 10% कर दिया गया, डायरेक्ट 10% कर दिया गया। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में केवल 4% ही नगद रक्षित अनुपात है, यानी कि ये वो अनुपात है जो व्यापारिक बैंकों को अपनी जमा का वो हिस्सा जो आरबीआई के पास सुरक्षित रखना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो ये सारी बातें की गई। तीसरा जो ब्याज दरों में जो परिवर्तन किया गया, यानी कि जो ब्याज दर है उसको मुक्त कर दिया गया। देखिए 2 लाख रुपए तक का अगर कोई ऋण और अग्रिम दिया जाता है जो कि स्टेट बैंक या नॉर्मल कोई बैंक द्वारा दिया जाता है, तो उसको जो प्राइम लैंडिंग रेट है उससे रेट कर दिया गया। 2 लाख रुपए से ऊपर है तो उसको पूरी तरीके से अनियंत्रित कर दिया गया, यानी कि बैंक खुद डिसाइड कर सकती है कि वो कितना ब्याज लेगी। इसके अलावा जो टाइम डिपॉजिट होता है जो कि 1 वर्ष से अधिक का टाइम डिपॉजिट है, चाहे वो आप कह सकते हो अनिवासी डिपॉजिट करें और या गैर परिवर्तनशील रुपए में जमा करें, उन सभी को अनियंत्रित कर दिया गया, यानी कि बैंक खुद डिसीजन ले सकती है कि उस पर क्या ब्याज देना है, किस तरीके से वो रखना है, इन सब के बारे में बैंक खुद डिसीजन ले सकती है। इसके अलावा सभी सहकारी बैंकों को जमा और अग्रिम पर जो ब्याज है उसको डीरेगुलेट कर दिया गया, नियमन से हटा दिया गया, और बैंकों को कहा गया कि वो 13% तक ही न्यूनतम उधार दे सकती हैं, मतलब न्यूनतम 13% तक तो वो उधार दें, ये माना गया बच्चों। इसके अलावा विवेकशील मापदंडों में विकास। देखिए विवेकशील मापदंडों का जो बेसिकल मतलब है वो एक ऐसी प्रणाली विकसित करना है जिसमें जो बैड डेट्स हैं
उनकी रिकवरी किस तरीके से की जाए उसका प्रोविज़न करने के बारे में थे। तो बच्चों 100% जो भी एनपीए है उसका 100% समाधान करने की बात की गई, यानी कि उसका 100% समाधान किया जाए। तो उसके लिए जैसे हमने आपको बताया एक अलग से ट्रिब्यूनल बनाया गया, ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जो कि बैंकों के एनपीए को बाय कर लेता है, खरीद लेता है डिस्काउंटेड रेट पर। और इसमें 10,000 करोड़ रुपए तक की अनुमानित बैड डेट से उस समय, जिसको 2 साल में ख़त्म करने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया बच्चों। इसके अलावा पूंजी पर्याप्तता मापदंड, देखिए 8% की जो कैपिटल है वो डिसाइड कर दी गई कि 8% कैपिटल होनी चाहिए हर बैंक के पास में, जिसको कि सरकारी बैंकों ने तो बहुत ही नॉर्मल तरीके से कवर कर लिया, 2 साल के भीतर ही ये अवधि दी गई थी। बाकी की बैंकों ने भी इसको कवर कर लिया। इसके अलावा जो भी बैंक थी उनको ये अनुमति दी गई, खासतौर पर सार्वजनिक निगमों को, कि वो जो ओपन मार्केट है, जो शेयर बाजार है, आप कह सकते हो इक्विटी के थ्रू अपनी जो संपत्ति है वो बेच सकते हैं, यानी कि अपना शेयर बेच सकते हैं, लेकिन हर मामले में सरकारी बैंकों की हिस्सेदारी 51% से कम ना हो। तो जैसे एसबीआई की हिस्सेदारी बेच दी गई ओपन मार्केट में, शेयर मार्केट के थ्रू, ये सब बातें उनमें की गई, यानी कि पेड अप कैपिटल का 51% हर हालत में सरकारी बैंकों के पास होना चाहिए, बाकी का वो अपनी कैपिटल को बेच सकते हैं। इस तरीके का प्रोविजन किया गया ताकि उनके पास पैसा आ जाए। ठीक है बच्चों, इसके अलावा जो कार्य संचालन की स्वतंत्रता दी गई, यानी कि नई शाखा कहाँ खोलनी है, पुरानी शाखा अगर किसी को बंद करना है, अगर लगता है किसी बैंक को कि वो ठीक तरीके से प्रॉफिटेबल नहीं है तो उसको बंद कर सकती है। हालांकि ग्रामीण जो इलाकों हैं, अक्षम इलाके, उसमें अभी भी कुछ बैरियर लगा दिए गए। इसके अलावा बच्चों जो उनके इन्वेंट्रीज हैं या रिसीवेबल हैं, यानी कि किसी ने लोन दिया, कुछ उन्होंने अधिग्रहण करना है, वो आराम से कर सकती है, यानी कि पूरी तरीके से जो बैंक है उनको स्वतंत्रता देने का प्रोविज़न इसमें किया गया है। इसके अलावा बच्चों निजी बैंकिंग, यानी कि जो सरकार थी उन्होंने जो बैंकिंग के दरवाजे हैं वो निजी सेक्टर के लिए खोल दिए। भारत सरकार ने प्रस्ताव पास किया जिसमें निजी बैंक भारत में अब बैंकिंग स्थापित कर सकते। तो आप बड़ी बड़ी बैंकें देख रहे हो, सब उसी ज़माने में बैंक, यानी कि ये पहले वित्तीय संस्थान हुआ करते थे, बाद में जाके ये बैंक बना। जैसे ICICI है, HDFC है। HDFC की जो स्थापना का मूल उद्देश्य था वो हाउसिंग फाइनेंस था, बाद में HDFC बैंक बनी है। तो इस तरीके से जो वित्तीय संस्थान थे उन्हीं ने बाद में जाके अपने आप को बैंक में रूप में कन्वर्ट कर लिया बच्चों। निजी बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक हो गया। इसके अलावा वाणिज्यिक बैंकों का पर्यवेक्षक, देखिए वाणिज्यिक बैंकों का पर्यवेक्षक की बात करें तो तमाम तरीके की जो मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो, आपने 1992 स्कैम मूवी देखी होगी या आपको पता होगा 1992 में जो शेयर मार्केट है उसमें किस तरीके से बैंकों से पैसा ले लेके शेयर मार्केट में लगाया गया। हालांकि वो पैसा बैंक का था, BR के माध्यम से बैंक एक दूसरे के साथ ट्रांसफर करना चाहिए था, लेकिन वो बैंक का पैसा सारा का सारा शेयर मार्केट में चला गया। तो RBI ने अपनी जो भूमिका है उसको पर्यवेक्षक के रूप में कड़ी की, यानी कि RBI ने प्रयास किया कि एक तरीके से मजबूत वित्तीय पर्यवेक्षक एक विधि बनाई जाए। इसके लिए एक मतलब वित्तीय पर्यवेक्षक बोर्ड कायम करने की बात की गई, जिसमें अध्यक्ष जो होंगे वो गवर्नर होंगे, और ताकि जो बैंक है उसका अच्छी तरीके से पर्यवेक्षक किया जा सके। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने इसके लिए एक नया विभाग भी बनाया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये आप याद रखना। इसके अलावा ऋणों की वसूली, देखिए ऋणों की वसूली एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि जिसकी भी ऋणों की वसूली नहीं होती वो एक कोर्ट चला जाता, कोर्ट में लंबा समय खिंचता है। तो एक अलग ट्रिब्यूनल बनाने की बात की थी उन्होंने, तो इसी के लिए एक अलग ट्रिब्यूनल बनाया गया जिसको स्पेशल रिकवरी ट्रिब्यूनल कहते हैं। और सरफेसी कानून आया जिसमें बैंकों को ये अधिकार दिया गया कि जिसने भी अगर आपसे लोन लिया है एक लिमिट के बाद अगर वो लोन नहीं देता है तो बैंक उस पर जब्ती की कार्यवाही शुरू कर सकती है। तो इसके लिए जो न्यायालय हैं, जो ट्रिब्यूनल हैं, ये कोलकाता में, नई दिल्ली में, जयपुर, अहमदाबाद, बेंगलुरु और चेन्नई, 6 शहरों में इसको ओपन किया गया। तो बच्चों ये तमाम हमने आपको बताया सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए। उसके बावजूद भी सरकार के जो बैंकिंग व्यवस्था है उसमें सुधार हुआ, लेकिन इतना नहीं हुआ। इसके माध्यम से सरकार ने एक दूसरी कमेटी डिस्कस की जिसको हम नरसिंहन कमेटी 2 बोलते हैं। उसके बारे में बच्चों हम अगली वीडियो से डिस्कस करेंगे। हालांकि वो वीडियो हमारी प्राइवेट वीडियो रहेगी, तो आपको हमारी अगर ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको सारी की सारी वीडियो सिस्टमेटिकल तरीके से मिलेगी। वहाँ पर आपको कई तरीके के कोर्स मिलेंगे बच्चों। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।